which is false about occupational respiratory disorders. चलो स्टार्ट. Which is false about occupational respiratory disorders. इसमें से कौन सा false है about occupational respiratory disorders? एक बार पढ़ लो अच्छा से, एक बार सब अच्छे से पढ़ लो, देन हम जाएंगे उसके बाद. ओके सो चलो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं इसमें. आई एम स्टार्टिंग द पोल हियर. चलो पोल स्टार्ट कर देते हैं. सो चलो पोल स्टार्ट हो गया. Which is false about occupational respiratory disorders. इसमें क्या false है इसके लिए? ओके सो देखो, तो पहले क्वेश्चन का भी लीडर बोर्ड आता है बच्चा लोग, ठीक? ये वाला. तो इसमें से क्या फॉल्स है बताओ? इसमें हमारा बी वाला फॉल्स है. शॉर्ट एक्सपोजर कैन गिव टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू. यस, इसमें गलत क्या है आपका? या क्रोनिक या लॉन्ग एक्सपोजर. यस, वेरी गुड. द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द ऑक्यूपेशनल, मतलब रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन. लाइक इसमें एक आपका आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है यहाँ पे रिगार्डिंग सिलिकोसिस, ठीक? याद रखना. आस्बेस्टोसिस, दीज आर द ऑक्यूपेशनल डिजीज. ओके, इसमें लंग का फाइब्रोसिस हो जाता है. सो ये आपका गलत है. चलो find the incorrect statement. Find the incorrect statement. इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? एक बार पढ़ लो अच्छा से. ओके जेन, उसके बाद जाएंगे. चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए. Yes. Find the incorrect statement. इतना भी क्वेश्चन है, सब है एनसीईआरटी बेस्ड. हम क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे. ये आपका लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, ठीक? समय नजदीक आ गया है. सो ये आपका हो गया लीडर बोर्ड, ठीक? ओके, ये आपका लीडर बोर्ड. ओके, तो इसमें आपका क्या गलत है बताओ? फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक? अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ. यस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. तो यहाँ पे ट्रैकिया होगा ना? यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रोंकाई. ब्रोंकाई, बाकी तो सब सही है. एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर्स इन विच alveolar surface area decrease. ये तो सही है. और इसका सिगरेट स्मोकिंग, एटलेक्स, याद रखना है ये वाला. इट इज इंपोर्टेंट सेंटेंस, याद रखना बच्चा लोग. एटलिक्टेसिस, ठीक? इट इज द कोलैप्स एल्वियोली. हाँ, यस, एटलिक्टेसी मतलब होता है आपका कोलैप्स एल्वियोली. एक इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. इसमें से फाइंड करो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक बार अच्छे से पढ़ लो सब. चलो
चलो इसको मैं आपका पोल दे देता हूँ ये वाला, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 3 का चलो हम करते हैं। ओके, कीर्ति थोड़ा अभी तुम्हारा रैंक नहीं आ रहा, नहीं? कीर्ति पहले पहले बहुत अच्छा रैंक लाता था, अभी क्या हुआ, उसका रैंक नहीं आ रहा है। ओके, तो वेरी गुड सिद्धार्थ, राकेश्री, यस। तो यहाँ पे आपका द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है, याद रखना। ऑक्सीजन हैज नो रोल और वेरी लिमिटेड रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली एंड द H+ ion, carbon dioxide and H+ ions, okay students, so they will regulate the breathing. ऑक्सीजन का रोल होता है बहुत इनसिग्निफिकेंट, ठीक। तो बाकी सब थोड़ा देख लेने वाला अच्छा से, जो होता है हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक, ये तो देख लेना। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये पोन्स रीजन में होता है, पोन्स सॉरी मिडल ऑब्लोंगेटा। Chemosensitive area is situated very adjacent to rhythm center. It is sensitive to CO2 and hydrogen concentration. ठीक? Find the incorrect statements. एक बार पढ़ लो अच्छा से. Just have a reading, then I will go for the poll. Okay. चलो मैं आपका यहाँ पे पोल आपका स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपका पोल स्टार्ट कर देता हूँ। चलो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? यस, इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट है? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? वेरी गुड। तो देखो इसमें डी इनकरेक्ट बेटा लो, डी, ठीक, आंसर आपका डी है। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, ये क्या होता है, इंस्पिरेशन होगा, ठीक। यहाँ पे ये गलत हो गया, मतलब यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, ये इंस्पिरेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी हियर इंस्पिरेशन, ठीक। ये होना चाहिए आपका इंस्पिरेशन एंड देयर, तो ये गलत, बाकी सब सही है, ठीक। तो ऑल सेंटेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, every 100 ml of your deoxygenated blood पूछ रहा है, delivers approximately क्या है, कीजिए क्वेश्चन। every 100 ml of deoxygenated blood every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide, 4 ml of oxygen to alveoli, 5 ml of CO2 to the tissue, 2 ml of CO2 to the alveoli. Okay, this one. 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. ओके, ये आपका सही है, 4 ml of carbon dioxide to the alveoli.
find the incorrect statement. Just go through it. Find the incorrect statement. Okay. Then we'll discuss. इसमें से क्या इनकरेक्ट है? फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर दे रहा हूं. चलो ओके. थोड़ा एनसीईआरटी बुक अच्छा से क्लास में पढ़ करके आओ. एक बार अगर आप एनसीईआरटी बुक अच्छा से पढ़ लोगे तो आपका ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा. ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सब है ना, तो इतना इजीली नहीं होगा. ठीक, फाइंड द इनकरेक्ट. इसमें क्या इंटर है? ठीक, at the tissue site where partial pressure of CO2 is low. ये गलत है. ठीक, मतलब इसका टिश्यू में क्या होता है, इसका हाई होता है. पार्शियल प्रेशर इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड. तो ये गलत है और क्या? तो ये गलत है. द सेंटेंस इज रॉन्ग. बाकी सब सही है आपका. ये वाला एक तो पॉइंट याद रख लेना बच्चा लोग. That RBC contains a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma. एक typical important point है ये वाला. ठीक, it's a very important points. ये जो point एक तो है आपका बहुत बहुत important point है. Means the carbonic anhydrase it is present in highest concentration in the RBC and plasma में ये बहुत कम होता है. तो इसको थोड़ा देख लेना अच्छा से. important point है एग्जाम के लिए. एवरी क्वेश्चंस में आपका इंपोर्टेंट पॉइंट सब है. एवरी क्वेश्चन हैव सो मेनी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपा हुआ है. तो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो अच्छा से. चलो मैं इसका पोल लेता हूं. फाइंड द इनकरेक्ट पूछ रहा नहीं वाला. चलो चलो देखिए. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? CO2 इज कैरिड आउट. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये वाला है. मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. ठीक, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2. ठीक, यस, यहाँ पे ये मेजर फैक्टर है. ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन PO2 इज द मेजर फैक्टर. ये माइनर है ना, ये गलत है. You check the NCERT book. It is the major factor for the formation of कार्बामिनोहीमोग्लोबिन. तो ये आंसर होगा. एंड बाकी तो सब सही है आपका. इफ यू केयरफुली स्टडी ये सब याद रख लेना. CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनोहीमोग्लोबिन. उसका परसेंटेज होता है 20 to 25%. ठीक, याद रखना इसको थोड़ा. अगेन इसमें देखो कौन सा है इनकरेक्ट. एक बार पढ़ लो, बड़ा सेंटेंस है. दिस इज लाइक वी आर रीडिंग एनसीईआरटी बुक.
दिस इज लाइक वी आर रीडिंग एनसीईआरटी बुक। तो सोचो हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और उससे हम उसका हर पैराग्राफ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जितना भी क्वेश्चन है सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलो मैं इसका पोल स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, तो आपका ये लीडर बोर्ड पोल आ गया आपका यहाँ पे। यस, एवरीडे 1 चैप्टर। कल है आपका। यस बच्चा लोग, हमें खाली ये सोच लो ये हम एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस वी आर रिवाइजिंग द एनसीईआरटी बुक। तो इसमें फास्ट भी हमको जाना नहीं है। मतलब तुम सोचो कि तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक। ऐसा नहीं कि क्विज में फास्ट होता है, हम थोड़ा क्या ये पढ़ते पढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख के जाओ तो तुमको बेनिफिट। कल जैसे कि हमारा है यस कल हमारा है आपका कौन सा, कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, उससे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। तो ठीक, तो 8 का यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of tissue under, ठीक। तो इसमें ये हाँ, टुमारो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, मतलब इसका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टुमारो आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, इससे पहले जो मैं क्विज प्रोग्राम करता था, ठीक, वहां पे मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता था, आउट ऑफ एनसीईआरटी देता था और बच्चे उसमें टॉप रैंक में आते थे। लेकिन वही बच्चे अब तुम देखो एनसीईआरटी बेस्ड में उनका नामो निशान नहीं आ रहा है। तो एनसीईआरटी चाहिए सबको। चलो अगेन फाइंड द करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है? यही टाइम बेटा, यही टाइम रहेगा, यही टाइम रहेगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आज एक्चुअली मैंने YouTube में एक लाइव क्लास लिया था एनटीए टेस्ट के लिए, लेकिन क्या हुआ थोड़ा वेबसाइट का प्रॉब्लम हुआ और प्रोसेसिंग की लोड नहीं हो पा रहा, तो उसको मैंने अनलिस्टेड रखा हुआ है। कल तक ये प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार अच्छा से। तो यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट पूछा है? चलो मैं चैट को डिसेबल करता हूँ, चैट को मैं डिसेबल करता हूँ। चैटिंग रहने से तुम्हारा माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होता है, तो चैटिंग में नजर जाता है कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, ठीक। तो टोटली बच्चा लोग इट इज द लास्ट टाइम प्रिपरेशन, लास्ट लैब याद रखो, इट इज द लास्ट टाइम प्रिपरेशन फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी, ठीक। सब क्या करो एनसीईआरटी थोड़ा बुक पढ़ के आओ बेटा लोग। जैसे कल हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तुम अच्छा से पढ़ो एनसीईआरटी बुक, आओ यहाँ पे टेस्ट, तो देखना तुम्हारा डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो इसमें फाइंड द करेक्ट पूछा ना, तो ये वाला करेक्ट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the factors which can interfere with the binding of hemoglobin with oxygen। तो ये समझ आया? Partial pressure of CO2 हाइड्रोजन आयन concentration, temperature are the factors which can interfere with the binding of hemoglobin with the oxygen, ठीक। तो बाकी में सब क्या गलत है बताओ? यहाँ पे सब क्या गलत है? ये तो करेक्ट हुआ ना? तो व्हाट इज द रॉन्ग है? चलो मैं चैट अनेबल करता हूँ। सरिका बेटा अस्सलाम वालेकुम, आपको स्वागत है इसके क्लास में। सरिका वेलकम टू द क्लास, ठीक, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे को बताओ बी में क्या रॉन्ग है, बताओ अभी व्हाट इज द रॉन्ग इन द बी? A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin, yes, ये वाला आपका गलत है, ये आपका PO2 होगा, नहीं PO2 होगा। This curve is called oxygen association curve नहीं होता है, ये होगा dissociation curve होता है, yes।
वही तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट को एनालाइज करो, हर एक पॉइंट को एनालाइज करो, क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्या नहीं, देखना सब हो जाएगा। थोड़ा बेटा तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा, ठीक। The curve is highly useful in studying the effect of factors like on binding of your oxygen with hemoglobin. Yes, very good. So you analyze every questions, every sentence of the NCERT book. उसके बाद आ जाओ फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो पूछ रहे हैं अगेन इस मिनट पूछते हैं, तो एक बार पढ़ लो अच्छा से, जस्ट गो थ्रू इट एंड आई विल गिव द पोल। देखो तुम टाइम लो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, यू टेक जस्ट एक आप टाइम लो, कुछ सेकंड टाइम लो, लेकिन द आंसर शुड बी परफेक्ट बिकॉज ये एनसीईआरटी बुक का है, और ये गलत हो गया तो मतलब क्या नीड नहीं होने वाला थी। चलो कीर्ति, रितेश, तिलोत्तमा, ओम प्रकाश, प्रकाश कुमार सरंगी, तो इसमें आपका ये हो गया फाइंड द इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन एन इरिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। तो बेटा लोग ये वाला होगा आपका रिवर्सिबल होगा ना, ये होगा आपका रिवर्सिबल मैनर, ठीक। मतलब आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। याद रखना, one hemoglobin combines with the 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin, यानी ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड में भी हो सकता है, बैकवर्ड में भी जा सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको याद रखना पड़ेगा that formation of oxyhemoglobin is a reversible process। ये फॉर्मेशन हो भी सकता है, जैसे कि आपका एल्वियोली लेवल में ये फॉर्मेशन होता है एट द लेवल ऑफ एल्वियोली, ठीक, बट एट द लेवल ऑफ टिश्यू इट विल डिसोसिएट, तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लो अच्छा से। चलो सो ये देखो लीडर बोर्ड शेयर हो गया आप लोगों का। सो इसमें से पूछा कौन यूनिट करना, तो ये वाला देखो नियरली 20 to 25% of your transport by RBC, whereas 70% of it carried as the कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट तो होगा नहीं, ये आपका हो जाए क्या बाई कार्बोनेट, ये हो जाएगा, तो ये इसमें गलत है, बाकी सब ठीक है। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है आपका। About 90% of oxygen is transported by RBC in the blood, ये सही है। Remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state, ये भी सही है। तो आपका ये गलत है, तो ये जो सेंटेंस गलत है, मतलब आंसर ये वाला होगा, इसमें ये बाइकार्बोनेट होगा। देखो चलो कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किया जाए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, द डायग्राम विल शो द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, द डायग्राम विल शो द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो ये डायग्राम क्या शो करता है, दिस अबव डायग्राम, मतलब ये जो डायग्राम आपका, ये अबव मैं था साइड में इसको ले लिया हूं, तो ये दिस डायग्राम ये क्या शो करता है,
forced inspiration, forced expiration, normal inspiration, normal expiration. What the diagram show? तो डायग्राम आपको शो करता है नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक। तो डायग्राम विल शो यू द नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक। तो डायग्राम शो द नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है ना। देखो थोड़ा देखो, इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डायफ्राम, जो आप देखो डायफ्राम का मूवमेंट थोड़ा देख लो बच्चों लोग। डायग्राम जो आपका है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक। डायफ्राम में क्या होता है, फ्रेनिक मसल, डायफ्राम ऑफ द फ्रेनिक मसल्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लोअर डाउन, ये लोअर डाउन हो जाता है, मतलब ये आपका क्या फ्लैट हो जाएगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट लोअर डाउन और ये आपका लगभग फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक। इससे क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। इससे आपका क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आउटसाइड पॉजिटिव हो जाएगा, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा। सो देयर इज द इंस्पिरेशन, एयर का एंट्री होता है। सो द डायग्राम विल शो द नॉर्मल इंस्पिरेशन। द डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। याद रखना डायफ्राम यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम बिकम फ्लैट, याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम का शेप आपका क्या है, डायफ्राम का शेप होता है डोम शेप स्ट्रक्चर। इसका शेप होता है डोम शेप स्ट्रक्चर, डायफ्राम का शेप होता है, ठीक। तो व्हेन द फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट लोअर डाउन, इट बिकम्स फ्लैट। जब ये फ्लैट हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है इनसाइड द लंग्स। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर यहाँ पे कम जाता है, तो प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, या नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। तो बाहर में होता है आउटसाइड हाई प्रेशर होता है। सो देयर इज द एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, इट इज द इंस्पिरेशन, ठीक। फ्रॉम थ्योरी भी डिस्कस कर लिया बेटा लोग। In the above diagram, ribs and sternum raised due to, देखो डायग्राम में आपको क्या दिखा रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम का रेजिंग हो रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। रिब्स एंड स्टर्नम्स आर रेज्ड ड्यू टू व्हाट, in the above diagram ribs and sternums are raised due to what, in the above diagram ribs and sternums are raised due to, ribs and sternum are raised due to what, contraction of internal intercostal muscles, contraction of external intercostal muscles, contraction of abdominal muscles, contraction of phrenic muscles। yes, या आपको हो जाएगा contraction of external intercostal muscles, contraction of external intercostal muscles, so that ribs and sternum raised upwards। तो वो भी क्या करेंगे, thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, so लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। तो याद रखना, थोड़ा बता दे रहा हूं, यहाँ पे दो एक्सिस हमारा होता है, देयर आर टू एक्सिस, ठीक। एक होता है आपका एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस, ठीक। एक होता है आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, याद रखना। सो व्हेन देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम बिकम फ्लैट, तो द वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम वॉल्यूम बढ़ता है अलोंग द एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। बट व्हेन देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज अपवर्ड्स, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है अलोंग द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो याद रखना ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज अलोंग द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये भी आ सकता है, नीट एग्जाम आपका पॉइंट आ सकता है। पर डायफ्राम की वजह से आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है। यू रिमेंबर दिस पॉइंट।
सो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? व्हाई देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? मैं जस्ट बोल रहा था आप लोगों को अभी, व्हाई देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? व्हाई देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? अरे ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे खराब पोल गया है। व्हाई देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम का भी मतलब इतना इजी क्वेश्चन, इतना खराब पोल। मेरे को लगा कि सब इससे पर 100% पोल आ जाएगा। मेरे को लगा जस्ट इसके पहले भी बोला हूं आपको क्यों डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओनली अरे डायफ्राम में होता है आपका कौन सा? फ्रेनिक मसल्स, याद रखना बच्चा लोग। डायफ्राम पे जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स, इनको बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। फ्रेनिक, याद रखना। डायफ्राम कंटेन्स फ्रेनिक मसल्स। देखो रिब्स एंड स्टर्नम ये ऊपर की तरफ उठ रहे हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन आपका जो डायफ्राम लोअर डाउन, डायफ्राम ऐसा देखो बच्चों, डायफ्राम ऐसा डोम शेप्ड है, ठीक? तो इसमें क्या है? मसल्स आर देयर। इसमें क्या है? मसल्स आर देयर, ठीक? इसमें मसल्स है, उसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। तो व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टेड आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, तो डायफ्राम बिकम फ्लैट। तो आंसर ये होगा डी। देखो अभी जस्ट मैं आपको पूछ रहा था, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, शानदार है। हर एक सेंटेंस इंपोर्टेंट है। इन द अबव डायग्राम मतलब ये तो गिवन डायग्राम, एक्चुअली डायग्राम ऊपर की तरफ था जब मैं क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ पे तो साइड में इसको मैं करते हैं, दैट्स व्हाई इसमें अबव लिखा है। अबव मतलब ये डायग्राम। इन द अबव डायग्राम वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज अलोंग डोर्सोवेंट्रल एक्सिस बाय मतलब डोर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस में इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? देखो बच्चों अभी का जो क्लास है मेरा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक? क्योंकि हम इधर उधर का क्वेश्चन डिस्कस हम नहीं कर रहे, we are only discussing the strictly the very important NCERT based question हम डिस्कस हम कर रहे हैं, all are the NCERT based question। so सब अटेंड करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ तो लोग, क्योंकि देखो बच्चे फ्री क्लास है, ठीक? तो इसके इसमें सबका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक? इसमें सबका बेनिफिट होना। बोल रहा था ना आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब देखो वॉल्यूम हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है डायरेक्शन, बिकॉज ये जो आपका है ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है आपका, तो ये हो गया आपका डोर्सल साइड, ठीक? इस साइड में आपका रिब्स एंड स्टर्नम है आपका, तो ये आपका हो गया वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। तो जब when there is the contraction of external intercostal muscles, तो रिब्स स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में आपका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक? आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, याद रखना ये वाला कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ लो। इन दिस डायग्राम वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स along इंटरकोस्टल एक्सिस क्यों इंक्रीज होता है? व्हाई? चलो इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेट जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस हम कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डोर्सल एक्सिस, वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर कोस्टल एक्सिस, कौन से मसल से, इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली आपका नेट में आने वाला है, मैं बता दे रहा हूं। इस तरह क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका नेट में आने वाला है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपका नेट में आने वाला है। देखो इसमें बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है। यस, सो डायफ्राम का हो रहा है ना, तो डायफ्राम के लिए है ओनली आपका, याद रखो बच्चा लोग, एक वर्ड आप फ्रेनिक याद कर लो, ठीक? रिमेंबर ए वर्ड फ्रेनिक। डायफ्राम में आपका क्या होता है? फ्रेनिक मसल्स होता है। डायफ्राम है फ्रेनिक मसल, ठीक? तो डायफ्राम है फ्रेनिक मसल। देखो एक डायग्राम से कितना क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी बुक का, तो कितना डायग्राम है बताओ? एक छोटा सा डायग्राम से एनसीईआरटी बुक का कितना क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया, तो एनसीईआरटी बुक में कितने सारे डायग्राम है बताओ? लॉट्स ऑफ डायग्राम्स आर देयर।
तो हर एक डायग्राम से कितना कितना क्वेश्चन बनेगा, सो बी केयरफुल। तो डायग्राम थोड़ा आप लोग देख लो, जस्ट सी द डायग्राम्स। डायग्राम का देखो, डायग्राम में क्या लेवलिंग हो रहा है, कैसे लेवलिंग हो रहा है, ठीक, ये कौन सा आपका बता रहा है नहीं बता रहा है, ठीक, वो सब आप थोड़ा देखो। In the diagram, intrapulmonary pressure is, ठीक, देख लो, ओके। सो ये वाला होगा आपका लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे भाई लोग एयर एंटर कर रहे हैं ना, एयर एंटर कर रहा है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लेस होगा प्रेशर, यहाँ पे आउटसाइड आपका क्या होगा, हाई होगा प्रेशर ऑब्वियसली, तभी तो एयर आपका हाई से लो की तरफ एंटर करेगा, तो तभी तो होगा इंस्पिरेशन आप लोगों का। सो इन दिस डायग्राम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाई देयर इज द इंस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर कम गया है। Okay. Next question. A healthy man can inspire or expire approximately what? ये तो इजी क्वेश्चन है, आ सकता है, क्वेश्चन आता भी है आपका नीट एग्जाम में। ए हेल्दी मैन, ये तो सबको सही करना चाहिए, देखो इसमें बहुत बच्चों गलत आंसर आ गया, तो जिसने ये गलत किया है तो तुम अच्छा से, तुम लोग का तैयारी नहीं हुआ है नीट एग्जाम के लिए, एटलीस्ट ये तो सबको ठीक करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के क्लास में आओ, अटेंड करो, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल मेक मिस्टेक्स। ठीक, तो वेरी सिंपल, यही वाला आपका आंसर है, ठीक। सो 6000 to 8000, ये एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट पॉइंट है, देख लेना, ठीक। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन इज, यस, रितेश ने सही आंसर दिया है। हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 12 to 16 टाइम्स, इन ईच ब्रीदिंग वी आर इंस्पायरिंग और एक्सपायरिंग 500 ml ऑफ एयर, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 6000 to 8000 ml। यस, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज, ठीक। तो जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, कैपेसिटीज है, सब थोड़ा देख लेना बच्चा लोग, जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, कैपेसिटी थोड़ा देख लेना, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं IRV, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वॉल्यूम कैपेसिटी, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड यस स्पायरोमीटर, यस, दैट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, यस। What we cannot measure in the spirometer, बताओ इसमें कौन सा पैरामीटर मेजर नहीं कर सकते? Yes, you cannot measure residual volume, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक, यस। और जहां में ये सब आएगा, जैसे कि यस, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप FRC मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज FRC इज इक्वल टू क्या होता है, यस, व्हाट इज FRC बताओ, FRC इज इक्वल टू मतलब ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक। यू कैन नॉट मेजर टोटल लंग कैपेसिटी, तो जिस भी कैपेसिटी में, यस, जिस भी कैपेसिटी में आपका रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, बिकॉज यू कैन नॉट मेजर दिस वॉल्यूम इन द स्पायरोमीटर, तो जिसमें ये वॉल्यूम आ जाए उसको मेजरमेंट नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा देख लेना, याद रख लेना, क्योंकि आपका जो एनटी अभ्यास से क्वेश्चन में गिरा रहा है, मैं सुबह में डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन गिरा था, तो इसमें से कौन से मेजरमेंट करने नहीं हो गए, क्वेश्चन आया था एनटी अभ्यास में, तो उसमें यही था, FRC को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे,
Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. Volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration. ये वाला आपका हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, हो जाएगा। सो ये वाला आपका हो जाएगा दिस वन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज। Additional volume of air a person can expire by forceful expiration is. ठीक, तो 21 का आपका बच्चा लोग ये हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक, डी, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा डी। चलो 22, the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration is. The maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration is. ठीक, सो ये वाला होगा ना वाइटल कैपेसिटी। ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कैन आल्सो रिवर्स इट। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं फॉर डेफिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। Again, find the incorrect statement. Again, एक बार से पढ़ लो। Find the incorrect statement. Find the incorrect statement. चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूँ। Find the incorrect statement. ये तो इजी क्वेश्चन है। लेकिन इससे बच्चों को गलत आंसर आया है। ठीक, insect use their moist cuticle, आर्थोम है नेटवर्क ऑफ ट्रैक, उल्टा देना, ठीक। आपका आर्थोम यहाँ पे चले आ जाएगा, इंसेक्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा देना, ठीक। ये रिवर्स हो गया, मतलब आर्थोम यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, उल्टा देना। बाकी तक ना सब इसमें सही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या गलत है बताओ। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। एक बार पढ़ लो इसमें क्या गलत है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो सो देखो इसमें सब बच्चों का गड़बड़ा गया। यस, इसमें सब थोड़ा गड़बड़ा गया है। इसमें क्या गलत है बताओ, इसमें क्या गलत है। हाँ यस, नाजल पैसेज ओपोनेंट करेंगे तो ये क्या होगा, यस नाजल चैम्बर, ठीक, नाजल चैम्बर। अगर कोई इसको एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसको क्या लगेगा, इसमें सब सही है, आंसर नहीं। तो थोड़ा अगर बारीकी से हम देखेंगे तो ये वाला आपका आंसर है, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। इसमें से फाइंड करो करेक्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट हियर, फाइंड द करेक्ट। एक बार पढ़ लो अच्छा से, गलत मत करो, एक बार जस्ट यू हैव ए रीडिंग, जस्ट हैव ए रीडिंग, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ना, एनसीईआरटी का पॉइंट है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो पूल में स्टार्ट कर देता हूं। बच्चा लोग जस्ट वेट 1 मिनट के लिए वेट करो, मैं तो आईडी शेयर कर रहा हूँ हमारे अनअकैडमी के साथ, ठीक। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यस मैं देख रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, ठीक, जस्ट 1 मिनट। चलो नेक्स्ट, इसको चलो चलते हैं। Okay, next. Find the correct statement. Okay. Find the correct statement. ठीक, इसमें आपका क्या करेक्ट है बताओ। ठीक, तो 26 का चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर देता हूं। तो 26 का पोल आपका हो गया, चलो 26 का पोल आप ले लो। चलो ओके 26
तो ये वाला आपका हो जाएगा 26 का बी। बाकी सब गलत है। अगर हम केयरफुल जाएंगे ऑल आर रॉन्ग। नेक्स्ट 27 एक बार पढ़ लो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ। ठीक, चलो मैं पोल आपका स्टार्ट कर देता हूं। ओके, तो चलो आपका ये आ गया लीडर बोर्ड। ठीक, तो 27 का आप लोगों का हो गया ये वाला। थोड़ा देख लेना आप लोगों। एक होता है हमारा कंडक्टिंग पार्ट। ठीक, तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया आपका द पार्ट फ्रॉम टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बट व्हिच इज द रेस्पिरेटरी पार्ट? कौन सा होता है बताओ, कमेंट में मेरे को लिखो। व्हिच इज द रेस्पिरेटरी पार्ट? आई वांट द आंसर। नमस्ते वीरेंद्र बेटा, नमस्ते। कहां से कहां तक आपका है? नहीं नहीं, रेस्पिरेटरी पार्ट कहां से कहां तक है? कंडक्टिंग पार्ट जैसे आपका है, नहीं नहीं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक, यस। उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद आपका होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक, हाँ। देन वी हैव द alveolar ducts, alveolar sac, alveoli. Those are the respiratory portion, मतलब gesticulation portion. The respiratory और exchange part, एक बार ध्यान से पढ़ लो इसको एंड आंसर दो मेरे को। ध्यान से पढ़ लो इसको। गणेश वादेकर, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। जिसको ठीक, गुड नाइट। चलो, अमन यादव, वेलकम। चलो इसका आंसर बताओ। जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। देवव्रत नमस्ते। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि ये इजी भी गलत हो जाता है। सो हम क्या, वी आर रीडिंग एनसीईआरटी एंड रिवाइजिंग एनसीईआरटी। The functions of conducting parts are, तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, तो इसको पोल नहीं करते। We are not going for poll this one. याद रखो खाली, the function of conducting part are transport of atmospheric air to alveoli, clears it from foreign, समझो कि तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी, clears it from the foreign particles, humidifies air, brings the air to body temperature। तो इससे भी क्वेश्चन आता है आपको नीट एग्जाम में, बी केयरफुल। इसमें फाइंड करो आप कौन सा इनकरेक्ट है। You find it the incorrect statement. Find the incorrect statement. देखो इसमें सबका गलत हो गया। ठीक, तो such an arrangement is essential for breathing as we can directly alter, we cannot alter
ठीक, यू कैनॉट। तो ये अरेंजमेंट इसीलिए है क्योंकि यू कैनॉट अल्टर डायरेक्टली द पल्मोनरी वॉल्यूम, दैट्स व्हाई द अरेंजमेंट्स आर देयर। इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो, मेरे को लगता है इसमें सबका कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में सबका जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो ओनली 20% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक, ओनली 25%, यस वेरी गुड। कीर्ति रैंक में आ गया। ठीक, कीर्ति को एनसीईआरटी क्वेश्चन सूट नहीं करता है। ठीक, कीर्ति को एनसीईआरटी सूट नहीं करता है, तो ये याद रख लेना आपका, ये वाला। आल्वेयर का लगभग हो जाता है आपका कितना, ये 104 हो जाता है ना। PO2 ये आपका लगभग, ये एक्सपायर्ड एयर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 116 होता है। ठीक, इंस्पायर्ड एयर में आपका हो जाता है लगभग 158। आर्टेरियल ब्लड में आपका हो जाता है लगभग 98। ठीक, वेनस ब्लड में आपका होता है 40। ठीक, तो मैंने देख लिया, तो ये वाला हो गया। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा लोग, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम अप हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, ये वाला। हम इसको डिस्कस करेंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो जो नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। तो मैं हो गया बेटा लोग, बच्चा क्लास ओवर।